रिश्ते हमेशा जिंदा होते हैं प्रेम से, इसीलिए हमेशा हमें प्रेम से इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में, जहां हम एक ऐसे स्टार कपल से मिलेंगे जिनकी लाइफ काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है और मोटिवेशनल भी। तो हम स्वागत करते हैं अपने इस शो में विदुषी एंड मनीष बुबना जी का। वेलकम विदुषी एंड मनीष जी। आपका स्वागत है इस शो में और शुरू करते हैं हम इस शो को आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। विदुषी जी, पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं अपना परिचय कुछ इस तरीके से दूंगी कि आज एक स्पिरिचुअल काउंसलर, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पिरिचुअल टैबलेट्स और एक PSSM की एक वॉलंटियर में से एक, जिसका बेस था एक एज अ टीचिंग लाइन मैंने काम किया है, लेकिन वो जो एक टाइम के साथ डिससेटिस्फेक्शन थी कि पैशन है पढ़ाने का लेकिन वो पूरी तरीके से पूरा हो नहीं रहा था। एक सेटिस्फेक्शन लेवल टाइम के साथ ऐसा लग रहा था कि कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा उतना। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में आए और धीरे धीरे टाइम के साथ स्पिरिचुअल टैबलेट भी साथ में जोड़ा, ध्यान के साथ, प्रचार के साथ, तो जब वहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ तो वो सेटिस्फेक्शन वहाँ मिला, क्योंकि वहाँ पर कोई एज नहीं है, वहाँ ना ही बच्चे या बड़ों की बात नहीं है, वहाँ हर लेवल की, हर किसी के साथ बात होती है, हर किसी के साथ इंटरेक्शन होता है। तो वो जो एसेंस था टीचिंग का, क्या होता है, बहुत कुछ सीखा भी टीचिंग का कि कैसे एक मेंटोर को होना चाहिए, क्योंकि टीचर एक मेंटोर ही है, वो भी यहाँ सीखा। तो वो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ टीचर मेरी लाइफ में, वो कंप्लीशन यहाँ स्पिरिचुअलिटी ने दिया कि एक्चुअली में एक मेंटोर को कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो मेरा यही परिचय आज के समय में, तो मैं इसी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच विदुषी जी। सो मनीष जी, अब आप बताइए अपने बारे में। मैं एक हिंदू परिवार में दिल्ली में ही जन्म लिया मैंने, और स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली में ही रही और पूरा हायर एजुकेशंस वगैरह सब दिल्ली में रहा। मैं शुरू से ही बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का रहा बचपन से ही। मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत कम बनते थे। फिर एकेडमिक्स में मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा, CA कंप्लीट किया, और CA करने के बाद थोड़ा सा लॉजिकल माइंड चलता था। लेकिन जब PSSM से जुड़ा और PMC हिंदी में भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह से रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन में आया। मेडिटेशन में आने के बाद जो लॉजिकल माइंड है वो धीरे धीरे स्टॉप हुआ। तो अभी जो है मेरी जर्नी इसी तरह से चल रही है। तो अब जानते हैं आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और जैसा कि आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट हैं और कम सोशल हैं, तो एक दूसरे से सोशल कैसे हुए? हमारी मैरिज एक अरेंज मैरिज है। ओके। और नॉर्मल जैसे अरेंज मैरिज में होता है वैसे ही हम फर्स्ट मीटिंग में एक रेस्टोरेंट में मिले थे, और थोड़ा सा टाइम हम लोगों को दिया गया, हमारे रिलेटिव्स ने दिया कि भाई आप लोग दोनों को इंटरेक्शन कर लीजिए। तो मैं तो बड़ा शाई टाइप का था, मैं नॉर्मली गर्ल्स से तो बात ही नहीं करता था नॉर्मली। तो जब ये सामने बैठी मेरे और हमने 1 to 1 इंटरेक्शन करना चालू किया, धीरे धीरे इन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने इनके बारे में पूछा, तो कहीं से भी ना ऐसा नहीं लगा कि कोई डिस्कनेक्ट है। तो एक दूसरे को इमीडिएटली हम दोनों ने अपना जीवन साथी चुनने के लिए एक्सेप्टेंस दी। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, एक्चुअली इंट्रोवर्ट मैं भी थी, बट इनके साथ मिलने में एक चीज़ ये हुई कि मेरे से ज़्यादा भी इंट्रोवर्ट कोई है। तो इजीली इंटरेक्शन हो पाया कि क्योंकि एक टीचिंग लाइन में थोड़ा सा बोलना तो होता ही है। तो शुरुआत मैंने ही कर दी थी, तो इसलिए ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट ये मुझसे ज़्यादा है, तो बहुत ईजी है आगे कैरी ऑन करना। तो आप कंफर्टेबल हो गए उनके बोलने से कि वो इंट्रोवर्ट है। दैट्स नाइस, बहुत ही बढ़िया। सो विदुषी जी, आप तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं थी शादी में, थोड़ा फैमिली का प्रेशर था,
तो आपने ऐसा क्या देखा मनीष जी में कि आपको लगा कि यही मेरे जीवन साथी हैं? एक्चुअली फैमिली का प्रेशर नहीं कहूँगी मैं एग्जैक्टली एक होता है ना कि मैरिजेबल एज हो गई, मैरिज करनी चाहिए। मेरे को उस टाइम पीरियड में स्टडीज़, करियर बहुत ज़्यादा मतलब कि आई एम ओरिएंटेड कि करियर ओरिएंटेड है, स्टडीज़ हायर से हायर एजुकेशन में जितना ले लूँ उतना कम है। एक माइंडसेट में था कि मुझे लेना है, हायर लेना है। तो मुझे लगता था कि मैरिज जो है वो मेरा स्टॉप ब्रेकर बन जाएगा, मैं शायद कंटिन्यू ना कर पाऊँ, कैसी फैमिली होगी, तो आई एम नॉट रेडी। और तभी मैंने एक न्यू जॉब स्टार्ट करी थी, चेंज करा था, स्विच। तो सडनली कुछ प्लान पता नहीं था, और जब जॉब से टीचिंग लाइन में थी तो वापस आई तो घर में सब सिस्टर्स वगैरह को देख के हैरान थी। मैंने कि आज सारे के सारे कैसे आ गए विदाउट एनी ओकेजन, वो भी वर्किंग डे में, क्योंकि नॉर्मली आते हैं तो वीकेंड्स में आती थी सिस्टर्स। तो आए, चल तैयार हो, मैंने कहा थका हुआ इंसान आया, तैयार हो, मैंने कहा शो पीस थोड़ी ना है, तैयार हो, क्यों तैयार हो, मैंने कहा मैं नहीं जा रही कहीं भी। और मेरे को एक्चुअली कफ, कोल्ड और फीवर था, लेकिन क्योंकि न्यू जॉब थी ऑफ नहीं ले सकते थे, तो मैं फिर भी जा रही थी। तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट, मैंने कहा एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैंने कहा स्टूपिड सा आइडिया ना, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है यार इन मैनेजमेंट में शो पीस की तरह मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर अ कैट वॉक। तो वो फोर्सफुली सब कुछ करके ना, मैं तो ऐसे हो गई थी स्टैचू की तरह। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज जाके देखते कैसे होता है, क्योंकि वो मेरे बहुत सारे इंट्रैक्शंस भी कभी नहीं हुए कि ऐसे अरेंज मैरिज में होता है ना कि आप एक के बाद देखे जा रहे हो। बट क्योंकि मैं इंटरेस्टेड कम थी, तो मम्मी पापा के बताया अच्छा छोटी है, घर में सबसे छोटी हूँ, तो चल कोई बात नहीं, हो जाएगा। सिस्टर्स को रहता था एज हो रही है, आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ थोड़ा सा पुश करके मम्मी पापा ने तो उस दिन भी कि कोई बात नहीं नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते आप तो रहने ही दो, देख लेते हैं, नहीं आप ज़रा इसका फेवर कम क्या करो। तो वो सिस्टर्स पुश करके लेकर गई थी उस दिन। पर वो कौन सी एक ऐसी बात जो इनके मिलने से आपका ये माइंडसेट जो था, जो इतना स्टबन माइंडसेट था कि मुझे अभी स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, अभी शादी नहीं करनी, तो कैसे चेंज हुआ? वो क्या एक ऐसी बात थी? मैं कहूँगी ये पहले इंसान थे जिसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल होकर बात करी। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और आप जब बात करते हो तो कोई सुनने वाला चाहिए। राइट, ही इज़ अ लिसनर। वाओ। इन्होंने मतलब कि बहुत ध्यान से जैसे सुन रहे हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन से कि हाँ आप जो बात कह रहे हो सामने वाला ऊपर से नहीं लेके जा रहा, वो ध्यान से सुन रहा है। तो शायद वही चीज़ और इनकी स्माइल, वाओ, मेड फॉर ईच अदर फीलिंग। तो दोनों चीज़ों ने एक साथ हिट किया था। सो जैसा कि आप दोनों ने बताया कि आप दोनों की अरेंज मैरिज है और काफ़ी सक्सेसफुल भी है, और हम लोग देख रहे हैं आपकी अच्छी बहुत ट्यूनिंग भी है, बट काफ़ी सालों में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आप हमें थोड़ा उन चैलेंजेस के बारे में बताइए। विदुषी जी, आपसे शुरू करते हैं। मेरी लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत सारे लगे मेरे को, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था लाइफस्टाइल का। जो मेरी लाइफस्टाइल था बचपन से और ग्रोइंग एज तक रहा, और मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। फैमिली मेरी भी जॉइंट थी, बट इनकी फैमिली बहुत बड़ी, एक एक्चुअल जॉइंट फैमिली जो होती है वो था, और थोड़ा सा कह सकते हैं माइंडसेट डिफरेंस था, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि एक्सेप्टेंस हर जगह का डिफरेंस होता ही है, बट वो थोड़ा सा इनका आज के टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा ओपन उसमें हुआ था, इनकी फैमिली में ओपननेस थी, बट एक बहुत तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो चली आती हैं, एग्जैक्टली हाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत थी। हमारे ये था कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट गो अहेड। लेकिन वहाँ ये था कि ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशंस हैं, ये हमारा कल्चर है, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो वो शायद कॉन्ट्रडिक्टरी मेरे लिए रहा, तो वो बिगनिंग टाइम में तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फील हुए मेरे को, क्योंकि बट हाँ ही सपोर्ट्स मी अ लॉट। सो मनीष जी, आप बताइए कि आपको अपनी मैरिज में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आफ्टर द मैरिज जब ये घर में आई तो सबसे पहले जो चैलेंज फेस किया मैंने, जो जैसे इन्होंने बताया कि घर का जो नेचर, जो वर्किंग टाइप एटमॉस्फेयर जो था, उसमें ये थोड़ा सा नहीं एडजस्ट हो पाई,
और हमारे घर में भी एक्सेप्टेंस नहीं आ पाई जो इनका नेचर था। तो उस वजह से जो क्लैशेस होते थे थोड़े से, वो मेरे को डिस्टर्ब करते थे कि मैं इनको देखूं या घर वालों को देखूं। वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसमें मैंने बड़ा मुश्किल से उस चीज़ों को फेस किया। सो आप दोनों को क्या लगता है कि अध्यात्म में आने के बाद आपके वो चैलेंजेस कम हुए या आप एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए? हाँ, बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं कहूँगी कि शायद ब्लेसिंग की तरीके से PSS हमारी लाइफ में आया। मेरी सिस्टर लेकर आई मेरे को मेडिटेशन में, और मैंने स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे सारी फैमिली ही आ गई। मतलब ये भी मेरे इन-लॉज भी, हम सब एक साथ एक तरीके से बिगनिंग, भले ही शायद पहला कदम मैंने उठाया हो, लेकिन एक होता है ना कि जुनून के साथ शुरू कर देना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि डिफरेंसेस थे। लेकिन अध्यात्म में आने से क्या हुआ कि उनका भी सपोर्ट मिला। वहाँ पे ये डिफरेंसेस का ये नहीं था। वहाँ पे एक ऐसी पहली बार एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पैरेलल था। तो वो बहुत हेल्प करा कि वो ब्लेसिंग ही बनी हमारे लिए ध्यान से बड़ा वो कुछ नहीं था कि जिसने, जैसे कहते हैं ना, खुशियों का पहला द्वार खोल दिया। जो इतना चैलेंजेस तो थे, ऐसा नहीं है कि बहुत डिप्रेस लाइफ चल रही थी, लेकिन फिर भी चैलेंजेस बहुत थे। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे थे हम लोग। लेकिन जैसे ही ध्यान आया तो एक ऐसा लगा कि कहीं तो हम साथ खड़े हो सकते हैं, एक विचारधारा कहीं ना कहीं एक सी है। तो वो सामंजस्य सा बनना शुरू हो गया था उनके साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो हर जगह हमारे साथ जाना शुरू कर दिया और पूरे ओपन माइंडली। क्योंकि जैसे कि PSSM का कल्चर, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिशंस नहीं है, कोई कल्चर एक नहीं है, कोई रिलीजन एक नहीं है, हर चीज़ के लिए खुलापन है। तो वो उनका भी माइंडसेट सबको देख देख के चेंज होना शुरू हो गया था। तो बहुत हेल्प मिला। इसने हमें बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरी, मतलब कि मेरा तो शायद मेरी नींव ही चेंज ही कर दी पूरी की पूरी मैरिड लाइफ की। सो मनीष जी, आप ये बताइए कि आप दोनों अध्यात्म में साथ साथ आए या फिर अलग अलग? ये पहले आई वैसे, बट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का गैप था, हार्डली 1 ईयर। ये 1 साल पहले आ गई, इमीडिएटली हम लोग भी आ गए। तो मेरी अपब्रिंगिंग वो पूजा पाठ वाली उसमें रहती थी, लेकिन वो उसमें क्या था, मैं जब पूजा वूजा करता था, थोड़ा टाइम कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद छोड़ दी पूजा। घर वाले कहते थे पूजा कर ले भाई, लेकिन अंदर से नहीं आता था, कनेक्शन नहीं था। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद में वो चीज़ रही नहीं कि मेडिटेशन नहीं करना। वो अंदर से ही फील आता था कि मेडिटेशन करना है। So, उसके लिए कुछ इन्फोर्स नहीं करना पड़ा आपको अपने आप के। जैसे फैमिली का इन्फोर्समेंट था रिचुअल्स के लिए, सो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। बट जब मेडिटेशन शुरू करी तो उसमें देयर वाज नो स्टॉपिंग, देयर वाज नो लुकिंग बैक। और करताल मेन था। करताल मेन था हमारा हमारी फैमिली के लिए। प्लीज अपनी मेमोरी शेयर कीजिए जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक साथ जुड़े इस प्लेटफॉर्म पे, सो बताइए प्लीज। हम लोग 2012 में हैदराबाद गए, तो वहाँ ध्यान महाचक्रम चल रहा था प्रोग्राम। हम 4-5-6 डेज़ के लिए गए थे, और हमारी फर्स्ट डॉटर, बड़ी डॉटर जो थी 2 साल की थी खाली, और मेरे मदर फादर, ये इनकी पूरी फैमिली ऑलमोस्ट सब लोग इकट्ठे एक साथ जर्नी की थी हमने वहाँ। तो वहाँ हमने मतलब ऐसा कभी शायद सोचा नहीं था कि वो तो हम मतलब लोग आज भी याद करते तो बहुत ही हमेशा टाइम पीरियड मतलब कभी भी एक टेंट में हम लोग रहे। वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बने थे जब तक। ओके। एट दैट टाइम इट वाज अ डेवलपमेंट स्टेज। तो हम टेंट में सारे रहे, और 2 साल की हमारी डॉटर थी। उसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। हम मेडिटेशन सेशंस में जाते थे कभी भी, और कैसे रहे हम उस बिटिया को, छोटी सी बिटिया को लेकर के भी टेंट में हमने बहुत ही अच्छा एंजॉय तरीके से स्पेंड किया। वो हमारा ग्रुप तो फेमस ग्रुप था वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया का इतना बड़ा आज तक कभी कोई ग्रुप आया नहीं था। ओके। तो शासी सर की फैमिली भी थी, बट हमारा एक टेंट था, उनका अलग था।
बट हमारा क्या था ना कि हमारे घर, क्योंकि मेरी सिस्टर्स, जिया जी वगैरह सब गए थे, इनकी फैमिली भी हो गई, तो सब पहली बार तो एक साथ गए, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई इस तरीके की। और चाय बनानी, लकड़ियाँ इकट्ठी करके, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे उस तरीके से स्टेबल था, तो सब आसपास के लोग आ जाते थे कि अरे चाय बन रही है, क्योंकि वो ठंड होती थी सुबह और शाम की, वहाँ पे दिन में गर्मी, शाम को बनाते थे, तो सब कहते रहे इन्होंने तो सारा निमंत्रण किया हुआ है। मैगी भी बन रही है, क्योंकि बच्चे भी गए थे सिस्टर्स के, तो तब तो वो तो बड़े थे, बट चाय भी बन रही है, मैगी भी बन रही है, तो सबको बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था कि मतलब इवन पत्री मैम तक आए थे, कहते हैं मुझे पता चला है तुम्हारा बैच सबसे ज्यादा मजे मार रहा है कहते हैं, और मेरे को बुलाया भी नहीं, अंताक्षरी खेल रहे हो, और मैम को तो अंताक्षरी का बहुत शौक है, और कहते हैं अकेले अकेले अंताक्षरी खेल रहे हो, बहुत गलत बात है ये नॉर्थ इंडियंस की, ये आए हो खेल भी रहे हो और मुझे नहीं बुलाया, बट इट्स रियली अ मेमोरेबल, आज भी हम याद करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत टाइम पीरियड था वो। साउंड ही इतना सुंदर कर रहा है, आप दोनों जब इस तरह की मेमोरीज शेयर कर रहे हैं तो सुनने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। सो एक बात बताइए कि आपने अभी अपने डॉटर का जिक्र किया, तो आपके बच्चों का क्या इस पे रोल है इस आपके अध्यात्म में? सो बच्चे इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं या फिर सोचते हैं कि पता नहीं मम्मी पापा क्या हर समय ध्यान की बातें करते रहते हैं? नहीं, हमारे बच्चे मैं वही कह रही हूँ ना, PSS में एक ब्लेसिंग था कि वो 2 साल की थी जब हम गए थे, और जितना उसने सपोर्ट किया और अंडरस्टैंडिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हर वक्त ध्यान करते हैं या ये सब, लेकिन क्योंकि हम इसमें हैं, क्लासेस में जाते हैं, अब मेरी 2 डॉटर्स हैं तो दोनों ही जाती हैं, भले ही वो 1 घंटे का ध्यान है वो 15 मिनट करके चले जाएं या आधा घंटा करके चले जाएं, दैट डजंट मैटर, लेकिन सुनते हैं। जब हम बात कर रहे हैं या हम उन्हें कुछ बता रहे हैं, तो एक टेम्परमेंट, स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परमेंट हो गया, तो मैं उनकी लाइफ में भी वो चीज़ देखती हूँ। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो वो टेम्परमेंट उनमें, वो मैच्योरिटी है। बिल्कुल। जहाँ बच्चे कंफ्यूज हैं वहाँ वो सटल हैं। वो छोटी है, बड़ी बेटी अब 12 साल की है, छोटी वाली अब 8 साल की हो जाएगी, तो लेकिन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है, वो हर चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, चेंजेस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और देखने का नज़रिया डिफरेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक रीजनिंग है क्यों हो रहा है, सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी उसके साथ जुड़ी है कि क्यों हो रहा है। एक उन्हें ये समझ में आता है कि ये बॉडी है, ये सोल है, तो बॉडी के साथ ये हो रहा है तो सोल को क्या चाहिए। वो छोटी डॉटर भी ये कहती है आपकी सोल को क्या चाहिए, क्यों आप ऐसे हो रहे हो इस वक्त। तो जब बच्चे इस तरीके से उनका रिस्पॉन्सेस मिलते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है। इवन बड़ी डॉटर तो स्कूल में भी 1-2 बार मेडिटेशन सिखाया उसने क्लासेस में, और थोड़े छोटे सेशंस भी लेती रहती है कभी इसमें जूम क्लासेस में। सो आपकी बिटिया का क्या रिएक्शन था पत्री जी को देख के जब आप उसे अपने साथ लेके गए इस स्पिरिचुअल ट्रिप पे? एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी नहीं पता था कि उसके अंदर इतना अट्रैक्शन आ रहा है सर को देख के। सबसे पहली चीज़ थी कि वो बोलना तो सीख गई थी क्योंकि 2 साल की थी, तो सर ने हम सबको फैसिलिटेट करने के लिए स्टेज पे बुलाया था हैदराबाद में, तो सर ने कर दिया था, हम लोग पीछे खड़े थे, उसको क्योंकि छोटी थी तो ये लगता था बच्चा कुछ बोल ना दे कुछ तरीके से, तो अच्छा नहीं लगता, इतने बड़े डाइस पे सर कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए भी, तो उसको पीछे को लेके मैं खड़ी थी, लेकिन बच्चा है, बच्चे ने जिद पकड़ ली तो पकड़ लिया, उसने जिद पकड़ ली थी कि मुझे उनकी गोदी में जाना है। अब हमारी तो टेंशन का क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हमने सर से मिले थे इस तरीके से, और सर से ये थोड़ी ना कहेंगे सर सबको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और कहें कि हमारे बच्चे को पकड़िए, गोदी में लेके जाइए, मतलब सर को कैसे कह सकते हैं हम। हमारे को तो ये था कि फर्स्ट टाइम एक, क्योंकि बचपन से ही देखा कि गुरु को तो, और हमारे लिए बड़ा डिफरेंट गुरु थे, इतने फ्रेंडली, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक फर्स्ट टाइम था, तो मैं कैसे जाके कह दूं सर मेरा बच्चा कह रहा है कि आप गोदी में आना चाह रहा है, लेकिन वो सर का था इंस्टिंक्ट। सर मैं बताएं सर, वो पूरे स्टेज पे घूम के अचानक से वो बात कर रहे हैं, सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एकदम सडनली ट्विस्ट हुए, आए, उसे गोदी में लिया, पूरा स्टेज घुमाया और वापस मेरे को देके चले गए। आई वाज अमेज्ड, और वो शांत हो गई एकदम। नेक्स्ट डे न्यू ईयर ईव थी, तो अपने बाबा जी की गोदी में थी वो, तो उसके बाबा ने वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि उन्हें था कि भाई उसको लेके सर घूमे हैं, तो वैसे ही उसे बोल दिया कि
वो सामने कौन है, जैसे वो छोटे से बच्चे से पूछते हैं, वो सामने कहते वो तो न्यू बाबा है, कहते बाबा तो मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी गोदी में बाबा, वो कैसे, कहते आप बाबा हो, आपने खुद बोला ना वो छोटी सी थी, आप तो बाबा हो, कहते लेकिन वो न्यू बाबा है। तो उसने बहुत प्रिसाइसली एकदम कॉन्फिडेंटली, वो तो न्यू बाबा है, आप मेरे बाबा हो लेकिन वो न्यू बाबा है। तो वो आज भी सर को न्यू बाबा ही कह के बोलती है, मिले या कुछ भी हो। और जैसे इतनी बड़ी हो गई है तो एक दिन मैंने पूछा उससे कि मनु आज भी आप न्यू बाबा क्यों बोलते हो, तो आपको पता है सर या बाबा क्यों न्यू ही अभी भी लगता है। कहती उन्होंने मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जबकि 2 साल की थी, फिर भी उसको ये लगता है कि मेरी लाइफ में जो सर ने मुझे दिया है वो कोई और नहीं दे सकता था। तो वो मेरी लाइफ तक हमेशा उसने ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट की, इन माई होल लाइफ ही इज़ ऑलवेज अ न्यू बाबा फॉर मी। कहती वो कभी नहीं बदला, उनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। गुरु का यही महत्व है आई थिंक, कि उनकी प्रेजेंस ही आपको इतना मस्मराइज कर देती है कि आपको आई थिंक और कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी एक प्रेजेंस में ही इतनी एनर्जी और इतना मिरेकल होता है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एंड ये लाइव एग्जाम्पल है आई थिंक, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसके लिए इतना फील कर पाना और इतनी चीज़ों को समझ पाना, आई थिंक दैट्स रियली रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूँ। जैसे सर दिल्ली आते थे मेडिटेशन क्लासेस के लिए, तो बिटिया बड़ी वाली छोटी थी, 2 साल की थी। मेडिटेशन सेशंस में जैसे इनकी गोदी में लेटी है, वो सो जाती है जैसे मेडिटेशन करते करते, तो उठी तो कभी बच्चा थोड़ा सा क्राइंग उसमें उठता है, तो ये इमीडिएटली और लोग डिस्टर्ब ना हो तो उसको लेकर के उठ करके पीछे चली जाती थी इमीडिएटली। तो सर मैं थोड़ा डिफरेंट होकर के भी बैठा होता था, कोई ये नहीं कि इनके पास बैठा हूँ, लेकिन सर देख लेते थे, इमीडिएटली इशारा करके मेरे को बोलते थे उठो और जाओ पीछे। तो ये सर ने सिखाई ये चीज़ें कि ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, खाली लेडीज ही नहीं है कि वो जो बच्चों को संभालें खाली। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे लोगों में, जो ये सोचते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि जी आप तो हिमालय पे चले जाओ ध्यान करने, बट ये इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो फैमिली लाइफ को कितना सपोर्ट करते हैं और कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से निभाना है। सो बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। सो मनीष जी, एक अब आपसे सवाल करती हूँ कि आपकी ये मैरिड लाइफ का मूल मंत्र क्या है? देखिए, एक मैरिड लाइफ का जो मूल मंत्र है वो सबसे मेन है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्रीफाइस। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी दोनों पार्टनर्स के बीच में, तब तक आगे लाइफ नहीं चल सकती। बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि 2 नए लोग आपस में मिलते हैं, बचपन से तो मिले नहीं, दोनों का नेचर डिफरेंट है। जब तक वो दोनों चीज़ें अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस वाली चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक वो उसको आगे सक्सेसफुली रन करना बड़ा मुश्किल है। एब्सोल्युटली। आपका क्या कहना है विदुषी जी? मेरा, इन्होंने जो कहा वो तो ऑब्वियसली ये चीज़ है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि अरेंज मैरिज में ग्रेजुअली एक लव क्रिएट होता है। आपको फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जो लव की फीलिंग है वो बहुत डीपर होती है। राइट। तो वो एक फ्रेंडशिप से, क्योंकि हम दोनों का चीज़ मेरे को लगता है ऐसे ही शुरू हुई, क्योंकि हमने इंटरेक्शन किया और हम बहुत बातें करते थे। हमारा डेली का था, ये ऑफिस से आते थे, मैं तो स्कूल घर में होती थी स्कूल से आने के बाद, तो हम लोग रात को बिना इंटरेक्ट करे कभी नहीं सोते थे। कभी भी नहीं। हमारे को मतलब एक दूसरे का, मेरा स्कूलिंग हो, घर का हो, इनको अपना ऑफिस का, एवरीथिंग वी शेयर्ड विद ईच अदर। तो वो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन था, वो जो फ्रेंडशिप डेवलप हुई, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कब प्यार में कन्वर्ट हो गई। केयरिंग तो ठीक है, वो होती है, ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप में आप साथ रहते हैं, लेकिन वो जो प्यार था वो मैंने फील किया कि वो इमीडिएटली ऑनेस्टली नहीं था, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे कब बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया खूबसूरती से, क्योंकि वो फ्रेंडशिप, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को जब बात कर रहे हैं तो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं,
ऐसा नहीं है, नोक झोंक बहुत हुई है, अभी भी होती है। वो तो एक सक्सेसफुल आई थिंक रिलेशनशिप का बेसिक ही है, नोक झोंक के बिना तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। वो तो शायद स्पाइस है हमारी लाइफ का। लेकिन अब कम होती है। हाँ, थोड़ी कम होती है। बिकॉज इतने सालों बाद आई फील कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको मालूम है कि सामने वाला क्या फील करता है, तो आप कई बार कई चीज़ें इग्नोर करना भी पसंद करते हैं बिकॉज यू नो अदर पर्सन, यू डोंट वांट टू हर्ट अदर पर्सन अननेसेसरीली, सो यू फील कि ठीक है छोटी मोटी तो चीज़ें आई थिंक एक्सेप्ट करने में ही बेहतरी है। सो आप बताइए हमें कि एक मैरिड लाइफ के लिए, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए क्या अध्यात्म से जुड़ना ज़रूरी है? जैसे कि हमने अपने दोनों का भी एक्सपीरियंस हम दोनों का अभी तक का रहा है, और भी मास्टर्स से जो हमने देखा है और जो वुड बी कपल्स रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मैरिज, हमने सबका यही फील आया कि अध्यात्म में आने के बाद लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मैरिड लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्यों मनीष? बिल्कुल। लेकिन इसे आने के बाद, जैसे मैंने कहा कि नोक झोंक तो थी, लेकिन अब समझ में आता है कि अननेसेसरी तो नहीं गुस्सा आ भी रहा है तो सामने वाले को पेस देना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि समझ में आता है कि हमारी ईगो ज़्यादा ट्रिगर हो रही है या क्या चीज़ है ऐसी। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जिसमें हम घूमते जाते हैं और वो कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन अध्यात्म में आने के बाद वो बहुत सिंपलर, क्योंकि आपका माइंडसेट सेम होने लगता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। फिर आपकी टॉक्स में मेटेरियलिस्टिक है, एंजॉयमेंट रहती है, हम दोनों जाते हैं एंजॉय करते हैं, सब कुछ है, बट स्टिल आपका एक कंपैटिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म में आने के बाद ज़्यादा अच्छी होती है। सो मनीष जी आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? यस, मैं भी यही कहूँगा, अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जैसे एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि एक एक्सेप्टेंस आना अध्यात्म से ही, जैसे ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंड, जैसे इन्होंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी लेकिन वो बेटर हुई। अब हर एक का माइंडसेट अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइम पे अलग अलग चल रहा है। मैं जैसे ऑफिस से आया, अब मैं ऑफिस में मैंने क्या फेस किया, रूट्स पे आया, आते आते मैंने पता नहीं क्या फेस किया। घर में आने के बाद मेरे को घर के एटमॉस्फेयर में इमीडिएटली घुलना मिलना है। मैं अगर मेरा माइंडसेट वही चल रहा है तो मे भी हो सकता है कि कुछ एग्रेशन टाइप सी कुछ निकले, लेकिन इनका उसमें एक्सेप्टेंस आना और मेरा साथ देना और मेरे को भी कूल डाउन करना, ये चीज़ें अध्यात्म से रिलेट करती हैं। सो उससे आपस की कंपैटिबिलिटी काफ़ी बेटर होती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, बिकॉज आप ये समझ पाते हो कि जो सामने वाला है वो किस सिचुएशन में है, तो आप उसकी एनर्जी फील कर पाते हो। और कई बार आप अपने को उस तरीके से, कई बार आप भी गुस्से में होते हो, बट जब सामने देखते हो आप कि सामने वाला भी डिस्टर्ब मूड से आया है, तो आप अपने आप को उस टाइम पे पेशेंस के साथ और दूसरे को एक सपोर्टिव बिहेवियर से लेते हो। बहुत बढ़िया। सो एक और बात बताइए, अब आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप हैं स्पिरिचुअल टीचर। सो मनीष जी, इनका घर में भी टीचरगिरी चलती है या फिर आप भी अपने कुछ अकाउंट्स कर पाते हैं? वो तो ऑब्वियसली मैं इनके ऑर्डर्स गिनता रहता हूँ, अकाउंटिंग करता रहता हूँ उसकी। कितने ऑर्डर्स हो गए, पूरे होते कि नहीं? इनके साथ ना कैलकुलेशन बहुत जल्दी है, रहने दो। पर वो जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो लिस्ट पूरी होती है कि नहीं होती, वो हमें जानना है। अब ये उसका आंसर ये दे सकते हैं कि जो ऑर्डर देती है वो मैं पूरा करता हूँ नहीं करता। कैलकुलेशन तो देखिए, वो तो क्या है ना, एक नेचर बन चुकी है, तो वो कैलकुलेशन तो चलती है। कोई भी चीज़ लेनी है या कुछ भी करना है तो वो वन शॉट में हमारे घर में कभी भी नहीं होता। वो तो पहले पूरा एक सीए की कैलकुलेशन होगी, ऑडिटिंग होगी, उसके बाद पास होगा, वो चीज़ तो होती है। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अब उस चीज़ को भी फन वे में ले रहे हैं। शायद इनिशियली उस चीज़ की भी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती होगी, बट दिस इज सो फनी। आई मीन आप दोनों इस चीज़ को इतने मज़े से ले रहे हैं। मज़ा आता है। बिल्कुल। सो अच्छा, आप दोनों एक बात बताइए कि आध्यात्मिक हो या नहीं हो, पार्टनर का सपोर्टिव होना एक मैरिड लाइफ में कितना ज़रूरी है? बहुत, उसके बिना तो लाइफ स्पेंड करना ही एक साथ, इट्स वेरी टफ, वो हो नहीं सकती। सो आपको कैसे लगता है कि ये कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट करती है और आप कैसे उनको इन एवरी एरिया? मेरे को मोटिवेशन देना है, घर संभालना है,
मतलब ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि जब मैं प्रैक्टिस में आया था 2009 में, तो मेरा रोड पे जाते हुए एक एक्सीडेंट हो गया था, दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। तो और मेरे को एक फर्स्ट असाइनमेंट मिला था, तो मेरे को जाना पड़ता था डेली बेसिस पे वहाँ पर। तो मुझे इन्होंने ही खाना खिलाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, सारा काम इन्होंने ही करना होता था। एंड वो पीरियड तो मतलब इतनी बॉन्डिंग क्रिएट हुई मुझे, मैंने सच में एक लाइफ पार्टनर को जाना कि कैसे वो एकदम इमीडिएटली कन्वर्ट होती है और वो इतनी सपोर्टिव हो जाती है। दैट्स सो ब्यूटीफुल। आप बताइए विदुषी जी। सपोर्टिव तो बहुत था, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि चैलेंजेस बहुत थे। अगर मनीष का सपोर्ट नहीं होता, और सपोर्ट आता है अंडरस्टैंडिंग से, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग में ये था कि इन्होंने समझा, इनके समझने की वजह से चीज़ें, बात ये नहीं थी कि खाली अपनी वाइफ की साइड लेना या उनकी साइड, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट बात यह है कि बात को समझना और फिर उसको अगर नहीं भी सुलझा सके तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना। हरी में कुछ नहीं होता, तो वो टाइम इन्होंने दिया हर चीज़ के लिए। वो टाइम देने से हमारा ये था कि इवन अध्यात्म में भी कि मैं ज़्यादा, मेरे को रहता था जाना है, ये करना है, क्योंकि ये तो वर्किंग हो गए थे, मैं नॉन वर्किंग हो गई थी। तो इनका तो ऑफिस होता था और मेरा हर होता था कि उस सेशन में भी चली जाऊँ, उसमें भी चले जाऊँ। तो ये नहीं भी जाते थे, तो इनका होता है चलो सिस्टर के साथ चले जाओ। तो ये सपोर्टिव कि ठीक है, कोई बात नहीं, इफ़ यू वांट कि चले जाओ। तो मुझे भी ये रहता था कि हाँ, ये इतने बजे आएंगे तो कोशिश करना कि इतने टाइम तक घर आ जाना है। तो ये, अगर आप आध्यात्मिक हैं या नहीं भी हैं, अगर आप एक दूसरे को इतना पेस दे रहे हैं कि उसकी फीलिंग को समझ रहे हैं, वो जो करना चाह रहा है उसको वो करने दे रहे हैं, तो सामने वाला भी समझता है कि भाई उनकी भी अपनी वो है। तो ये मुझे लगता है कि हम दोनों में शायद ये बैलेंस रहा है शुरू से, कि हम दोनों एक दूसरे को इस चीज़ का पेस देते हैं कि अगर इन्हें फ्रेंड्स के साथ जाना है तो ठीक है गो, अगर मुझे जाना है तो ठीक है। वंडरफुल केमिस्ट्री। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे सबसे मज़ेदार सेगमेंट में, जिसका नाम है यादों की बारात। आप दोनों को हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे स्क्रीन पे और आपको बतानी होंगी उनसे जुड़ी आपकी मेमोरीज। चलिए देखते हैं। यस, इसको मैं कह सकता हूँ माय ड्रीम गर्ल। वाओ। और ये लुक मैंने पिक्चर में ही देखी है, खाली एक्चुअल में देख ही नहीं पाया मैं। ऐसा क्यों? ऐसा हुआ कि जब ये हमारी एंगेजमेंट की फ़ोटो है इनकी, तो जब ये एंट्री की, जब फोटोग्राफर ने जब शूट किया था इसको, और जब ये स्टेज पे आई तो उससे पहले तक हमारे कुछ रिचुअल से मम्मी ने बोला कि पल्ला नहीं किया, तो इनको पल्ला करवा दिया था वहाँ तक आने तक। तो सो दैट वो स्किप हो गया मूवमेंट मेरा। सो आप तस्वीर ही देखते रहते हैं फिर विदुषी जी की। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं अगली तस्वीर स्क्रीन पे। यस, ये तो फोटो हमारा हनीमून का फोटो है। और इसमें क्या हुआ कि हमने याक वाले को बोला कि हम दोनों बैठते हैं और एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही हम बैठे और वो फोटो शूट करने के लिए कैमरा लेके गया, सडनली याक्स जो है दोनों डिफरेंट साइड में जाने लगे। हमने कहा ये क्या हो रहा है, हमने साथ साथ फोटो खिंचवाना था। लगता है वो भी हस्बैंड वाइफ थे। तो और उनकी पुरानी शादी थी, आपकी तो नहीं थी। Yes, you can say. वो तो एक्चुअली एनिमल में मेरा तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी एनिमल में बैठना, मैं कभी बैठी नहीं थी। तो वो तो ना एक हार्ट बीट ही तेज हो गई, मैंने कहा अब क्या होगा, यहाँ तो कोई जानता भी नहीं। क्योंकि वो लेक वहाँ पे चंगू लेक, हाँ, दार्जिलिंग में चंगू लेक थी, तो जहाँ पे लेक जो है बिल्कुल फ्रोजन हो जाता। तो एक्सपीरियंस वो, क्योंकि वो एकदम ऐसे सडनली हुआ ना, तो वो ऐसा लगा कहीं लेक में ही ना चले जाए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो मैंने कहा मैं तो गई काम से। वेरी इंटरेस्टिंग।
तो चलिए देखते हैं अब तीसरी तस्वीर। यस, दिस फोटो, ये उस मोमेंट की फ़ोटो है जब फर्स्ट टाइम एक स्पिरिचुअल टूर पे गई थी और अकेली गई थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने ही बच्चों को घर पे रखा था फॉर ए वीक। तो करताल एक्चुअली, यस, करताल करताल ही गई थी मैं। ओके। तो उस मोमेंट पे बच्चों को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल। डिफ़िकल्ट था कि मैंने उनको कैसे संभाला। तो मैं उनको एक दिन क्रिसमस डे पे आउटिंग के लिए ले गया। मैंने कहा चलो आपको कहीं घुमा के लाता हूँ ताकि मम्मी बच्चे की थोड़े से, हाँ। फीलिंग जो है चेंज ना हो। तो एक्चुअली मेरे लिए बड़ा हमेशा डिफिकल्ट था। दिसंबर में होता है, ओके। तो वही क्रिसमस वहाँ टाइम होता है। क्रिसमस टाइम होता है, तो बच्चों के लिए, इनके लिए मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम पीरियड कि हमने कैसे वो स्पेंड किया था। बट वो एक बॉन्डिंग जो बनी होगी आपकी बच्चों के साथ उस टाइम पे, और आपको पता चला होगा कि विदुषी जी कितना कुछ करती है बच्चों के लिए। मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट था, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक की लाइफ में, मैरिज के बाद तक भी मैं कभी अकेले नहीं ट्रैवल किया कहीं। तो इतनी दूर जाना, बिल्कुल सब कुछ खुद देखना, खुद आना, तो बहुत बड़ा चैलेंज भी था और अच्छा भी लगा, लेकिन हाँ मिस भी किया। Yes. बोल दिया उन्होंने। यही सुनना चाहते थे ना आप। सो चलिए देखते हैं अब अगली तस्वीर को स्क्रीन पे। सो बताइए विदुषी जी। ये हमारी बड़ी बेटी है। ओके। ये इसके साथ हम लोग मसूरी, हम लोग ट्रिप पे गए थे। तो मसूरी भी शायद हरिद्वार वाला ट्रिप था वो, Yes, है ना? हाँ, तो हम एक्चुअली हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार से फिर ये हुआ कि मसूरी पास ही है, तो चलो, क्योंकि सिस्टर्स वगैरह थी तो उनके साथ कि चलो मसूरी चलते हैं। तो नॉर्मली एक्चुअली इसको गोदी में लेने का काम मेरा था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिल गई थी। हाँ, वो तो फुल ट्रिप वो मेरी गोदी में रही है और एक्चुअली शोल्डर्स पे रही है। शोल्डर्स पे रही है। वाओ। हम पूरा माल रोड घूमते थे और उस टाइम मेरे ख्याल में वॉकर्स वाले भी बहुत कम होते थे, और होते भी थे तो वो जाती नहीं थी। उसने मेरी गोदी को ऐसे पकड़ा हुआ था कि पापा के पास ही रहना है बस। दैट्स सो ब्यूटीफुल ना, कि यही छोटी छोटी जो चीज़ें हमने लाइफ में एक्सपीरियंस की बच्चों के साथ या आपस में, उस टाइम पे थोड़ा अनकंफर्टेबल शायद हुआ होगा, बट वही मेमोरी हम हमेशा चेरिश करते हैं लाइफ में। सो बाकी रूटीन तो चलता ही रहता है, बट ये छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो हमारी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाती हैं। वैसी बस यहीं पे ही टेबल पे बैठी थी एक्चुअली। ओके। तो ये बड़ी वो लगती है कि अरे अब तो टेबल से उतरी, वो खाना भी खा रही है तो इनके शोल्डर पे या जीजा जी के शोल्डर पे, किसी ना किसी, बच्चे भी गए थे सिस्टर्स के, तो सब यंग थे, तो उनके शोल्डर, मतलब वो उसने सिर्फ शोल्डर ही ट्रैवल किया है। वाओ। वो यहाँ पे बैठी तो हम बड़े रिलैक्स तो हो बैठ गई। सो चलिए देखते हैं अब अगली तस्वीर को। ये तो बड़ा इमोशनल इमोशनल मोमेंट है। लास्ट ईयर 2021 में मुझे कोविड हुआ और काफ़ी सीवियर कोविड हुआ था मुझे, और हॉस्पिटलाइज हुआ 14 डेज के लिए। Oh मैं my हॉस्पिटलाइज रहा। तो उससे पहले भी एटलीस्ट 10 डेज मैं घर पे क्वारंटाइन हो गया था। तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद में जैसे ही मैं घर पे आया था, तो बच्चों ने बड़ा ही सरप्राइजिंग सा बुके मंगा रखा था, केक मंगा रखा था बच्चों ने। एक्चुअली उन्होंने खुद बनाया था, क्योंकि मेरे को भी कोविड हो गया था। अच्छा। मेरा माइल्ड था, इनका काफ़ी सीवियर पहुंच गया था, तो इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो बच्चों ने खुद प्रिपेयर, क्योंकि मैं भी नहीं निकल सकती थी, तो उन्होंने किचन में 2022 है ये, और 2 साल और छोटे थे दोनों, तो उन्होंने खुद ही पूरा घर मैनेज करती थी दोनों। अमेजिंग, दैट्स बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने मैनेज किया। अपना और स्कूलिंग ऑनलाइन था, तो बड़ी वाली अपना स्कूलिंग भी देखती थी, उसका भी देखती थी, और छोटी वाली भी हर चीज़ बताया कि मम्मा से नहीं पूछ सकती, पापा से नहीं पूछ सकती, उस एरिया में मना किया जाने को। तो वो दीदी से पूछती थी कि अब मैं ये कर लूँ, अब मैं ऐसे कर सकती हूँ, अब मेरे को ये खाना है तो मैं ले सकती हूँ। तो उसने वो पूरी जो मेरी पोजीशन थी वो अपनी सिस्टर को दे दी थी कि उससे पूछ के करना है, और वो कह रही है तो वही करना है। उन्होंने उस टाइम पीरियड में इनके लिए कार्ड बनाया, खुद एक सॉन्ग प्रिपेयर किया था। यस, वो लिए। तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, और उसी के बाद की एक क्लिक है।
सुन के इतना अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ की मेमोरीज स्पेशल बहुत होती हैं और ऑफ कोर्स आफ्टर यू नो सच अ वो तो लाइफ phase, डेथ वाला हाँ। टाइम पीरियड था हमारा फैमिली में, क्योंकि ये वहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ और काफ़ी क्रिटिकल था सिचुएशन। आईसीयू में रहे ये इतने दिन, तो बट हाँ बट इस समय अपने मतलब आई फील कि मॉरल्स और वैल्यूज़ जो आप बच्चों को देते हो और जो एटमॉस्फेयर घर का होता है वो कितना मैटर करता है बच्चों की लाइफ में, कि इतने डिफ़िकल्ट मोमेंट में भी उन्होंने किस तरह से उसको संभाल लिया और स्ट्रेंथ बने आपकी। सो ये वंडरफुल। शायद स्पिरिचुअलिटी है। मैं यही कहूँगी कि अध्यात्म ने हमें इतनी स्ट्रेंथ दी कि उस हार्डशिप टाइम में इन्होंने बच्चों ने अपने आप को बहुत संभाल पाए। लेकिन शायद कोई और फैमिली होती तो टूट जाती। मेरे बच्चे उस वक्त इतने सपोर्टिव इसीलिए थे कि वो समझ रहे थे चीज़ों को, कि उन्होंने सीखा कि पापा चले गए हैं तो अगर हम टूटेंगे तो मम्मा को कैसे होगा। और मेरे को उस वक्त ये था कि अगर मैं इनके सामने किसी ढीली पड़ तरीके से गई। हुई तो इनका क्या होगा। और ये तो कांस्टेंट टच में ऑफिस वहाँ से कॉल करते थे, तो मेरे को तो बच्चों को देखना, इन्हें देखना, सबको देखना होता था। लेकिन ठीक है, वो भी टाइम पीरियड था, निकल गया। All is well, All that is ends well. Very nice. So चलिए देखते हैं अब अगली तस्वीर को स्क्रीन पे। सर ये सर के Wow, साथ this is में so हमारा wonderful. फोटो है। पीएमसी और हिंदी का वो था ये inauguration। कोइंसिडेंस है, ये फोटो इसी रूम का है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। अरे वाह। सर का इनॉग्रेशन किया आए थे पीएमसी हिंदी का, तो Okay. तब हमने सर के साथ, दिवाली का दिन था हमारे लिए, लाइफ का पहला था दिवाली पे हम यहाँ पे आए। और घर सर की- ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी कि आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र पीएमसी हिंदी के लिए आप वॉलंटियरशिप कीजिए। और मतलब दिस इज़ प्रॉपर प्योरली वॉलंटियरशिप, नॉट Any commercials? एनी कमर्शियल थिंग्स आर देयर। सर ने एक और रास्ता खोला था कि सर ने संसार में जीना सिखाया। साथ में सर ने एक चीज़ और सिखाई कि अपनी नॉलेज को कैसे स्पिरिचुअलिटी में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पत्नी सर तो ही इज़ अ लवेबल पर्सन, ऑलवेज विद फॉर अस। तो उन्होंने सब कुछ दिया। हमारा जीना कैसा है ना, सर ने पूरा सिखाया, अपने आप को लाइव दिखाकर सब कुछ सिखाया। एक एक चीज़ ऐसे छोटे बच्चे की तरह हमें पकड़ाते थे, चुपचाप पकड़ा देते थे, सब कुछ जानते थे, मुंह से नहीं बोलते थे कि हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। कभी सर ने ऐसे आके हमें बुला के कभी नहीं किया, लेकिन चुपचाप देते चले गए। मतलब सर के मुंह से मतलब जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सर ने मेरे को थैंक यू तक बोला, थैंक यू मनीष जी। मतलब दैट इज़ मतलब एक गुरु ने मतलब मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट सा मोमेंट था कि सर ने मुझे थैंक यू बोला। So when the student is ready, Yes. masters appear. Yes. So I think बहुत बहुत लकी हैं आप लोग, ब्लेस्ड हैं कि पत्री सर जो हैं आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ को इतना चेंज किया। बिल्कुल। सो थैंक यू विदुषी जी एंड मनीष जी शेयर करने के लिए इतनी सुंदर सुंदर मेमोरीज हमारे साथ। अब हमारा सेगमेंट जो है एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें इन्हें वन वर्ड आंसर करना है जल्दी जल्दी से। सो चलिए आपसे मैं पूछती हूँ पहला सवाल, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? 3 शब्दों में कुछ बताइए। फुल ऑफ रोमांस। मैंने तो इसका आंसर नहीं सोचा भाई। तभी तो ये रैपिड फायर राउंड है, तो आपको फटाफट से जवाब देना है जो भी आपके मन में आता है। शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड मुझे मोटिवेट करती है, केयरिंग है बहुत। नाइस। सो आपकी कोई एक कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? रैपिड फायर। वैसे तो मैक्सिमम तो यही पूरा करती हैं, जो भी मेरी कमियां हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी कमी क्या है। आई डोंट नो। वाओ, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। विदुषी तो जी। मैं इनका कह सकती हूँ इनकी स्माइल, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना नहीं स्माइल करती या हंसती जितना इनकी स्माइल से मेरे को समझ में आया, तो मुझे हंसना चाहिए। एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहेंगे, मनीष जी। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत केयरिंग है, मेरा इतना ध्यान रखती है कि क्या बताऊँ, मतलब वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए।
और मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू विदुषी। ओह दैट्स सो स्वीट। विदुषी जी आप भी बोल दीजिए जल्दी से कुछ। थैंक यू लाइफ में आने के लिए और फ्रेंड बनने के लिए, बेस्ट फ्रेंड। छुट्टी के दिन में आप दोनों को क्या पसंद है? कौन बाहर घूमने जाना चाहता है और कौन घर रहना चाहता है? मेरे को तो मैं थोड़ा तो तो घर दोनों, में, बट ये है कि 1 वीक में एक बार तो बाहर भी जा सकते हैं। यस मेरा ज़्यादातर रहता है, मैं घर में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ साथ में। क्यों, एक ही ऑफ मिलता है ऑफिस के लिए, तो उसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। सो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी बकेट लिस्ट में हो और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? मेरी बकेट लिस्ट में तो मैं चाहता हूँ कि इस टफ लाइफ से इजी लाइफ जीऊँ बिल्कुल, और कहीं दूर ग्रीनरी नेचर में चल जा करके लाइफ स्पेंड करूँ अपनी लाइफ फैमिली पार्टनर के साथ। अमेजिंग। मेरे को है कि हम लोग एक बार वर्ल्ड टूर पे पे जाएं, देखें दुनिया में और सब कुछ क्या है। अमेजिंग। सो जल्दी से आपकी ये तमन्ना पूरी हो। अगर आपको एक दूसरे की कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी आदत होगी? मेरी तो ये कि नेल बाइटिंग छोड़ दे। मेरे पास कोई ऐसी इनकी आदत नहीं है जो कि मैं कोई लिस्ट डाउन की हो मैंने। कोई ऐसी आदत नहीं है जो इनके साथ छुड़वानी हो। He's totally in awe with you. आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? सबसे बड़ा सबक, थोड़ा सा जब पार्टनर गुस्सा हो तो थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। यस सेम। ओके। सो लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी नई बात जो आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर करी? हम दोनों को, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी इस तरफ से मुझे ऐसा फील लगा कि मुझे हमेशा ये रहता था कि ही इज़ नॉट इनटू मच इनटू फैमिली। बच्चे आने के बाद जैसा था कि मैं ही कर रही हूँ ज़्यादा, लेकिन कोविड टाइम पीरियड में एक अलग तरीके का एक जो फैमिली वाली फीलिंग थी बच्चों के साथ, हम दोनों के अंदर की बहुत अच्छी है, ऐसा नो डाउट, बट एक कई बार लगता था बच्चों के साथ मिसिंग है। वो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि वो कंप्लीट हो गई कोविड टाइम पीरियड में। वो कहीं छूट रहा था तो वो भी एक गैप फिलअप हो गया पूरी तरीके से। ओके मनीष जी। मेरे लिए तो लॉकडाउन, मैं तो उस टाइम को मिस करता हूँ। वो लॉकडाउन तो एक्चुअली में एवरी ईयर एक हॉलीडे टाइप का ना, एक ऑफ पैकेज मिलना चाहिए हर एक की लाइफ में, मतलब एवरी ईयर होना चाहिए वो सबके लिए। तो वो मैंने जो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, आई मिसिंग दैट लॉट। सो जैसा कि हर कपल में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता ही है और उसमें एक जना रूठ कर बैठ जाता है और दूसरा उसे मनाता है, तो आपके केस में कौन किसको मनाता है? मैं ही मनाता हूँ। ये आराम से बैठ जाती हैं। गुस्सा है तो कोई बात नहीं है, गुस्से होते रहो। मेरे को ही मनाना है अल्टीमेटली। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हर हस्बैंड का यही आंसर होता है। मुझे पता नहीं है ना कि वो मान भी तो जल्दी जाते हैं, मनाने के लिए स्टेप फॉरवर्ड तो कराने के लिए करना होता है। अब हमारा सेगमेंट है हिम एंड हर। सो विदुषी जी एंड मनीष जी, मैं आपसे सवाल करूंगी और आपको एक प्लग कार्ड दूंगी। सो जो भी आप फील करते हैं उस बारे में, सो आप एक दूसरे को वो प्लग कार्ड दिखाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों में से कौन एक बार में फोन कभी नहीं उठाता? अरे ये कैसे नीति है? इनका फोन हमेशा बिजी जाता है, कभी भी कर लो। नहीं, वो बिजीनेस की वजह से, लेकिन इनका तो फोन पड़ा रहेगा, रखा रहेगा कहीं भी साइड में। ऐसे थोड़े ना होता है। ऐसा नहीं होता। ये नोक-झोंक चलती रहनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप दोनों में से गुस्सा किससे ज्यादा आता है? अरे अच्छा ठीक है। आप दोनों में से कौन ज्यादा कूल और शांत है? नाइस। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? वेरी नाइस। वैसे ये भी करती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैरिज के बाद तो मैं ही ऑलवेज मेक अ प्लान, ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा इनको रहता है कि रेस्ट मोड का तो घर में है। मेरे को थोड़ा रहता है कि क्योंकि शायद इसलिए कि ये जाते हैं, मेरा घर में बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है,
सोचते कि चलो बाहर चलते बट हैं। आई वांट द आउटिंग इन द ग्रुप, ओके, नॉट हमारा खाली एक फैमिली ऐसा नहीं, ग्रुप होना चाहिए। सो थैंक यू मनीष जी एंड विदुषी जी, आप लोगों की जर्नी, आप लोगों की मैरिड लाइफ और आपकी अध्यात्म की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे फैक्ट बात ये है कि आपने उन दोनों लाइफ को कैसे इतने अच्छे से बैलेंस करा है। आई एम श्योर आपके जो आसपास लोग हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी इस चीज़ को एडमायर करती होंगी। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना अच्छा कोऑपरेट किया और हमारे आई एम श्योर सारे ऑडियंस को भी ये शो बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी इंटरेक्शन अच्छी लगी होगी। सो आप हमारे ऑडियंस को संसार में निर्वाण से जुड़ा कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस, संसार में निर्वाण पाने के लिए सबसे पहले जो हमारे गुरुओं ने बताया, हमारे पत्री जी ने बताया, ध्यान की बहुत अहमियत है आपकी लाइफ में। ध्यान बहुत ज़रूरी है और बच्चे, बूढ़े, कपल्स, सबको ध्यान करना ज़रूरी है, चाहे कोई भी लाइफ एज हो, सबको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही आपकी इस जर्नी में? इंस्पिरेशन तो इंस्पायर तो इन्होंने किया मुझे ध्यान में और बाकी तो जो मैंने मेडिटेशन में आने के बाद जो एनर्जीज़ फील की, जिस तरह से एक्चुअली में पता भी नहीं था कि ये एनर्जीज़ हम रिसीव करते हैं मेडिटेशन में आने के बाद, करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद, वो सच में बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो एक्सपीरियंस से ही पता लग सकता है किसी को भी। राइट। सो विदुषी जी, आप बताइए, हमारे ऑडियंस को मैसेज दीजिए। संसार में निर्वाण मेरे हिसाब से हर कोई जीता है, पर कितना है कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो तो आपको अनुभव होता है खुद के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो निर्वाण आप पा ही नहीं सकते। मुक्ति कैसे पाओगे अगर आपके इमोशंस उसके साथ बंधे रहेंगे? आप दूर भी चले जाओगे, लेकिन जब मैं मिल रही हूँ तो वही चीज़ें आ रही हैं। तो संसार में निर्वाण सर ने जो हम सबको बताया ना कि नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमेशा सब डरते रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि सर ने खुद भी जिया। और जब सर को इस तरीके से देखते हैं ना, मैम और सर का भी हम जब नोक-झोंक या वो सब चीज़ें देखते हैं, तो लगता है कि हाँ, ये लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बल्कि हो गई। हम दोनों सोशल नहीं थे, सोशल बन गए सिर्फ इसी में आने की वजह से। तो ये बिल्कुल ही हमारी लाइफ का एक ऐसा चीज़ है। और हर एक की लाइफ में जब वो दोनों पार्टनर्स एक आते हैं ना, चाहे वो कोई पहले आए या बाद में आए, तो उन्हें अपने आप फील होगा कि एक्चुअली में निर्वाण तभी मिल सकता है जब आप संसार में खुश होंगे। सो थैंक यू एवरीवन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये शो देखने के लिए। संसार में निर्वाण सीजन 3 हमारे साथ थे आज मनीष जी और विदुषी जी। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक नए कपल से। तब तक के लिए जुड़े रहिए PMC हिंदी से। थैंक यू।